इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। अब तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आती है, धीरे धीरे करके भारत के लगभग सभी शक्तियों को या सारे राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लेती है, उन पर अपना अधिकार जमा लेती है। तो कई इतिहासकारों का, खास करके जो पश्चिमी देशों के इतिहासकार हैं, इंग्लैंड से जुड़े हुए इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि भारत पर उनका जो नियंत्रण होता है वो किसी प्लानिंग के तहत नहीं हुआ था। अर्थात उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई थी। परंतु उनकी नीतियों को हम जब देखते हैं तो ये बातें सही नहीं लगती है कि उन्होंने बिना किसी योजना के ये सारी चीज़ें की और भारत पे आकर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। ये सारी चीज़ें उस बात को साबित नहीं करती हैं। तो जब यहाँ पे उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया और उसके अंतर्गत कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, उन्हीं नीतियों को हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा अंग्रेज़ों के मूल चरित्र को समझने में आसानी होगी और यहाँ पे उनका जो प्रशासनिक तंत्र चलता है, सेना का तंत्र चलता है या शासन की जो व्यवस्था चलती है, उन सारी चीज़ों को भी समझने में आसानी होगी। तो उन्हीं नीतियों के बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था और बंगाल में उन्होंने लगभग वहाँ से नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया और बक्सर के युद्ध के बाद से पूरी तरीके से वो बंगाल को अपने कब्जे में कर लेते हैं और वहाँ पे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उपस्थित होकर बंगाल का पूरा राजकाज वो संभालने लगते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक गवर्नर जनरल आते हैं, पहले गवर्नर जनरल बनकर वारेन हेस्टिंग आते हैं और वो एक नीति को लेकर आते हैं जिसे, उस नीति को घेरा नीति कहा जाता है और इंग्लिश में उसी को रिंग फॉर्म पॉलिसी भी कहा जाता है। तो ये पॉलिसी जो उन्होंने लाई, इसका उद्देश्य क्या था, तो उसको हम जानते हैं कि 1772 से लेके 1784 तक का कार्यकाल रहा वारेन हेस्टिंग्स का इंडिया में। तो उस समय ये नीति लाई जा रही है। तो उस समय अंग्रेजों के नियंत्रण में भारत के कौन कौन से राज्य थे, उसको पहले देखना और समझना होगा। तो उस समय मूलतः अंग्रेजों का अधिकार था वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में था, जिसमें कि बंगाल और उड़ीसा ये क्षेत्र उनके नियंत्रण में था, और दूसरा जो क्षेत्र था मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास वाला जो एरिया था वो, तो इसको वो सुरक्षित करना चाहते थे। तो जो ये घेरा नीति जो लाई गई थी, जो अपनाई गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था अपने राज्य की हिफाजत करना, अर्थात उनके नियंत्रण में जो भी क्षेत्र है उसको सुरक्षित करना, अर्थात वो उनके हाथ से ना निकले, इस चीज को सुनिश्चित करना मूल उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो एक बफर जोन की नीति अपनाई। बफर जोन क्या होता है कि अपने से जो और शक्तिशाली राज्य हैं, उन राज्यों के बीच में कोई एक छोटा सा स्टेट होना चाहिए जो कि उनके फ्रंट लाइन या फ्रंटियर स्टेट जिसको कहा जा सके, कि उन पे डायरेक्ट हमला नहीं हो सके। अब ये दोनों तरीके से भी अपनाया गया। बाद के समय में आप देखेंगे कि विदेश, भारत के स्तर पर, अर्थात भारत की सीमा से बाहर निकल कर भी कुछ जो देश थे उसे उन्होंने एक बफर स्टेट के रूप में ट्रीट किया और विकसित किया। तो बाहर के जो देश उन्होंने बफर स्टेट के रूप में विकसित किए हस्तक्षेप करके, उसका कारण और था। उसका कारण क्या था कि उस समय यूरोप में, या कह लें कि पूरे विश्व स्तर पर, पूंजीवाद और मार्क्सवाद, इनका झगड़ा चल रहा था। पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था इंग्लैंड और मार्क्सवाद का नेतृत्व कर रहा था रूस। तो रूस भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है और इंग्लैंड भी बढ़ा रहा है। तो रूस का भारत पर प्रभाव ना हो, उसकी सीमा सीधे
भारत से ना लगे, इसके लिए कुछ देशों को बफर स्टेट के रूप में बनाया गया। जैसे कि अफगानिस्तान पे अंग्रेजों ने जो वहाँ पे हस्तक्षेप किया, उसके पीछे वही नीति काम कर रही थी। उसी तरीके से तिब्बत को विकसित किया गया कि रूस का प्रभाव चीन पर है, साम्यवाद का प्रभाव चीन पर है, तो चीन की सीमा जो है भारत से ना लगे, इसके लिए उनकी नीति रही कि तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में रहने दिया जाए। तो तिब्बत और अफगानिस्तान दोनों को उन्होंने बफर स्टेट के रूप में विकसित किया। इसी हद तक सिक्किम उस समय का, नेपाल या कुछ हद तक बर्मा, इससे भी इन्होंने एक बफर स्टेट के रूप में ही ट्रीट किया। अब भारत में देखें तो उस समय इनका बंगाल और मद्रास पर नियंत्रण था, तो उसे सुरक्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसके आसपास के जो क्षेत्र थे तो वो कौन थे, तो मराठों की उस समय सबसे बड़ी शक्ति थी और मैसूर की सबसे बड़ी शक्ति थी। तो इसके लिए मद्रास के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कर्नाटक को एक बफर स्टेट के रूप में विकसित किया, निजाम हैदराबाद को बफर स्टेट के रूप में विकसित किया, तंजाउर को विकसित किया। उत्तर भारत में देखें तो अवध को भी इन्होंने बफर स्टेट के रूप में विकसित किया, क्योंकि जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसमें अवध की भी हार हुई थी, क्योंकि अवध मुगल शासक और मीर कासिम तीनों की सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ रही थी। लेकिन अंग्रेज लोग जो हैं वो बंगाल पे नियंत्रण करते हैं, लेकिन अवध पे उस तरीके का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित नहीं करते हैं। तो ये आप ध्यान से सोचिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया कि बंगाल पर तो उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया, अवध पर नहीं किया। तो उसके पीछे की नीति वही थी कि अवध को उन्होंने एक बफर स्टेट के रूप में ट्रीट किया। उसी तरीके से दक्षिण भारत में भी जो है मराठों की शक्ति से बचने के लिए कि उनकी सीमा डायरेक्ट ना लगे, अवध को, निजाम को और तंजाउर को भी उन्होंने बफर स्टेट के रूप में ट्रीट किया। अब इस नीति में एक बात और होती थी कि जो राज्य देशी रियासत थे उनसे समझौता होता था, संधि होती थी, तो उससे संधि में ये शर्त डाली जाती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना उनके यहाँ रहेगी और उसका खर्च भी वो उठाएंगी, अर्थात वो देशी रियासत उठाएंगे। तो इनका दूसरा उद्देश्य ये भी था कि सेना पर जो खर्च हो रहे हैं वो खर्च को घटाया जाए और साथ में अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये भी मूल उद्देश्य था और उसी के तहत ये घेरा नीति लेकर आया जाता है। अब हम आते हैं दूसरी जो इनकी प्रमुख नीति थी, वो थी सहायक संधि की नीति। इसे सब्सिडियरी अलायंस भी कहा जाता है। ये रिचर्ड ब्लेजली ने इस नीति को लेकर आया था। हालांकि इस नीति का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले करते हैं और इसी नीति को अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक लागू किया बाद के वर्षों में। तो अगर इस नीति को लाने वाले भारत में सबसे पहले कौन है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो उसका आंसर होगा डुप्ले। लेकिन पूरे भारत में सफलतापूर्वक सहायक संधि को लागू किया तो ये अंग्रेजों ने लागू किया। इस नीति का क्या उद्देश्य था, तो इस नीति का मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे। उस समय की परिस्थिति को देखें, 1798 में रिचर्ड बेलेस्ली भारत में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आते हैं और ये 1805 तक रहते हैं गवर्नर जनरल। तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी और वैश्विक स्तर पे स्थिति क्या थी। तो भारत में इनका मुख्य जो उद्देश्य था ये था कि अपने व्यापारिक हित को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, अर्थात भारत के साथ लंबे समय तक व्यापार करना है। वैश्विक स्तर पर देखें तो उस समय यूरोप की अन्य शक्तियां भी थी जो कि काफ़ी तेजी से उभर रही थी और इंग्लैंड को टक्कर दे रहे थे हर जगह पे, और सबसे प्रमुख शक्ति थी फ्रांस। तो उन यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव भारत में ना पड़े, इस चीज को सुनिश्चित करना इस सहायक संधि की सबसे प्रमुख
जो शर्त थी वो थी, सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था वही था। दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन जैसी स्थिति विकसित हुई यहाँ पे कि उनको अब राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे, इसके लिए वो उनको सेना रखना पड़ा। अब उस सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो वो खर्चा जो है वो घटाना चाहते हैं कि ये खर्च हमको ना करना पड़े, इसके लिए भी वो इस नीति को लेकर आते हैं। तो 3 ये उद्देश्य होते हैं, उसी की तहत ये शर्तें लाई जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, घेरा नीति में भी वही है कि वो अपनी सेना को उस देशी रियासत के साथ में समझौता करके रख रहे हैं और बदले में पैसा भी वसूल कर रहे हैं, सेना पे जो खर्च आता है वो पैसा वसूल कर रहे हैं। तो ये नीति इसके साथ मर्ज हो जाती है, अर्थात कह लें कि सहायक संधि की जो नीति थी वो नीति इसी का एक आगे का फॉरवर्ड एक नीति है, सहायक संधि। इसकी शर्तें क्या होती है? तो अन्य यूरोपीय शक्ति की सेवा पर रोक, अर्थात जिस देशी रियासत के साथ में संधि किया जा रहा है तो वो देशी रियासत अन्य यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, पुर्तगाल और या जो भी हो, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड, इन देशों के लोगों को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे, किसी तरीके की नौकरी अपने यहाँ वो नहीं देंगे। तो इससे उनका अन्य जो यूरोपीय शक्ति हैं उनका प्रभाव भारत में नहीं जम पाएगा। दूसरा क्या है कि विदेश नीति ईस्ट इंडिया कंपनी निर्धारित करेगी। विदेश नीति के अंतर्गत आता है कि किसी बाहरी देश के साथ में संधि करना, युद्ध करना, ये सब विदेश नीति का हिस्सा होते हैं। तो देशी रियासत जो सहायक संधि पे हस्ताक्षर करेंगे उन्हें ये छूट नहीं है कि वो अपने से विदेश नीति को निर्धारित कर सकें, उसके विदेश नीति ईस्ट इंडिया कंपनी निर्धारित करेंगे। तो इस तरीके से आप देख लें तो वो राज्य अंग्रेजों के पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गए। अब उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 और शर्त, रेजिमेंट रखना और रेजिडेंट रखना। ये 2 चीजें हैं। रेजिमेंट मतलब सेना, अंग्रेजी सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना उन देशी रियासतों में रखी जाएगी और उसका खर्च जो है उस देशी रियासत को वहन करना है। अब इसी का नतीजा था कि कई देशी रियासतों को अपनी जमीनें ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी या कई दीवानी क्षेत्र देने पड़े। जैसे मराठों के साथ में जो संधि होती है तो 26 लाख जहाँ से दीवानी प्राप्त होते थे वैसे क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों की जो है सेना पे जो खर्च हो रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो देशी रियासत पे, और साथ में उनकी सेना जब है और सुरक्षा पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पर आ गई और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना भी है वहाँ पे। तो वो अन्य शक्तियों से लड़ने के लिए, चाहे वो भारत की शक्ति हो या बाहर की विदेशी शक्ति हो, उन शक्तियों से लड़ने के लिए अंग्रेजों की एक बड़ी सेना भी मौजूद है और साथ में वो देशी रियासत बिल्कुल पूरी तरीके से पंगु बन गए। चौथी जो शर्त है कि दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दूत होंगे वो देशी रियासत के दरबार में रहेंगे और वो रखने का उद्देश्य होता था कि वहाँ जो भी गतिविधियाँ दरबार में चल रही हो उसकी पूरी जानकारी अंग्रेजों को मिलती रहे। अब ये रेजिडेंट क्या करते थे? तो वो दरबार में एक षड्यंत्र का माहौल भी बनाते थे, या वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, दरबार में क्या हो रहा है उसकी सूचना और सारी प्रशासनिक गतिविधियों पर ये नज़र रखते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सूचना देते थे, इन्फॉर्म करते थे। तो इस तरीके से वहाँ की सारी प्रशासनिक, सैन्य, विदेशी, ये सारे मामलों पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का या कह लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हुआ। ये 5वां जो शर्त है अहस्तक्षेप की। तो अहस्तक्षेप मतलब दोनों देशी रियासत और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऑलरेडी रेजिडेंट अपना रख चुकी है दरबार में और ये पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया अपने ऊपर निर्भर बना चुकी है उनको। तो ये सिर्फ कागजों में ये बात रहती है, एक्चुअल जो होता है ठीक इसका उल्टा। अब इस सहायक संधि का जो पूरा फायदा मिला
वो अंग्रेजों को मिला और उनका जो उद्देश्य था वो पूरी तरीके से सफल रहा। वो दूसरी यूरोपीय शक्तियों को भारत में प्रभाव बनाने का मौका नहीं मिल पाता। इससे उस देशी रियासत को अपने ऊपर पंगु बना लेते हैं सुरक्षा के लिए, विदेश नीति के लिए। तो इन सब चीज़ों से अंग्रेजों ने कंट्रोल किया। अब कौन कौन से राज्य सहायक संधि करते हैं, तो सबसे पहला राज्य होता है हैदराबाद 1798 में। 1798 से लेके 1804 तक हर एक साल कोई ना कोई राज्य अपना विलय करते हैं सहायक संधि के तहत, सहायक संधि में शामिल होते हैं। 1800 ईस्वी में कोई राज्य नहीं है। हैदराबाद 1798 में, मैसूर और तंजाउर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा अर्थात पूना वाले 1802 में, भोसले नागपुर वाले बरार के 1803 में, सिंधिया ग्वालियर के 1804 में। ये पेशवा के साथ जो संधि हुई थी इसे वेसिन की संधि भी कहा जाता है। हम लोग मराठा वाले वीडियो में देख चुके हैं इसको। अब हम आते हैं एक और सिद्धांत कि तीसरा जो महत्वपूर्ण इनका साम्राज्यवादी सिद्धांत था, जो नीति थी, उसे व्यापगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नीति को लेकर आने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड डलहौजी। वो 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आते हैं और 1856 तक रहते हैं। इस नीति को लाने का उद्देश्य था कि उस समय तक इन्होंने, अंग्रेजों ने पूरे भारत पर लगभग अधिकार जमा लिया था। कुछ छोटे मोटे जो देशी रियासत थे उन्हीं पर इनका नियंत्रण नहीं था पूरी तरीके से। तो इनका उद्देश्य होता है कि भारत में इनका एक एकीकृत व्यापार हो, यूनिफाइड, निर्बाध तरीके से पूरे भारत पर ये व्यापार करना चाहते हैं, और उसी के लिए ये नीति लेकर आई जाती है, हड़प नीति का। इसमें क्या होता है, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है देशी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया में शामिल करने के लिए। और वो बहाना सबसे बड़ा क्या इन्होंने उसके लिए किया था, तो गोद लेने की जो प्रथा थी उसे इन्होंने समाप्त कर दिया था। क्या था इसमें, तो इसमें था कि कोई भी राजा, नवाब या शासक जिसका कि स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, स्वाभाविक उत्तराधिकारी मतलब, कहने का मतलब है कि उसे बेटा को मान लिया गया, अर्थात राजा, नवाब या शासक जो हैं उसका अगर कोई बेटा नहीं है तो वैसी स्थिति में वो गोद नहीं ले सकता या अन्य किसी को सत्ता नहीं सौंप सकता। ऐसी स्थिति में वह उस तरीके के जो राज्य होंगे वो ब्रिटिश इंडिया में मिला लिए जाएंगे। अब साथ में और भी चीजें की जाती है कि जो पुराने नवाब थे उनकी उपाधियां छीनी जाती है, कुछ के पेंशन रोक दिए जाते हैं कि जो भी पुराने राजे राजवाड़े जो हैं जिन्हें पेंशन दिया जा रहा है उनकी मान्यता को समाप्त कर दिया गया। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। अब इसके तहत जो है गोद लेने की भी जो नियम थे वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ वैसे राज्य थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से अस्तित्व में आए थे, तो इनके लिए क्या था कि ये गोद बिल्कुल नहीं ले सकते थे। दूसरे तरीके के राज्य थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, उन्हें गोद लेने के लिए क्या करना था, तो गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी होती थी, तभी जाके वो गोद ले सकते थे। और तीसरे स्वतंत्र प्रकार के राज्य थे जिन्हें की गोद अपना उन्हें स्वतंत्रता थी, स्वतंत्र निर्णय ले सकते थे। अब राज्य को मिलाने का जो तरीका चुना जाता था वो क्या था कि कोई भी बहाना हो सकता था। अलग अलग राज्यों को मिलाया गया। 1848 से लेकर 1856 तक ये क्रम, अर्थात जब तक ये लॉर्ड डलहौजी भारत में रहते हैं तब तक हर एक साल किसी न किसी राज्य को हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता है। सबसे पहला जो शिकार होता है वो होता है सतारा 1848 में। सतारा में कौन थे, तो छत्रपति सतारा में थे। नाम मात्र का उनका, ये तो अंग्रेजों के कठपुतली हो गए थे सहायक संधि कर लेने के बाद में। तो सबसे पहला निशाना बनता है सतारा, फिर जैतपुर और संबलपुर 49 में, बघाट 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में और नागपुर 54 में।
करौली को भी मिला लिया गया था 1855 में, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसका अप्रूवल नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से करौली को वापस कर दिया जाता है। अवध को 1856 में हड़प लिया जाता है। आरोप लगाया जाता है कुशासन का। उसके लिए लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं, एक कमिटी बनाते हैं और उसका जो हेड होते हैं वो होते हैं आउटरम। तो वो आउटरम कमिटी जो है वो एक रिपोर्ट सौंपते हैं अवध के बारे में कि वहाँ पे बिल्कुल कुशासन चल रहा है, और उसी रिपोर्ट के आधार पे अवध को अधिग्रहित कर लिया जाता है और वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को कैद करके उन्हें भेज दिया जाता है कलकत्ता। और बाद में उनकी जो पत्नी होती है वो बेगम हजरत महल, वो 1857 के क्रांति में भाग लेते हैं, जबकि अवध के नवाब का एक बेटा था जिसका नाम कादिर था। तो कायदे से अवध के वाजिद अली शाह के बाद उनका बेटा कादिर को वहाँ का नवाब होना चाहिए था। तो ये कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लेते हैं। कुछ राज्यों पर सैन्य कार्रवाई के द्वारा भी हड़पा गया। वैसे कौन कौन से राज्य थे, तो पंजाब थे, हमने देखा पीछे की वीडियो में, सिख राज्य, बर्मा और सिक्किम, इनको युद्ध करके मिला लिया गया। और कुछ वैसे राज्य थे जो नवाब जहाँ के थे उनके नवाब के पदवी को ही खत्म कर दिया गया। वो थे तंजावुर, कर्नाटक और सूरत, इनके उपाधि को खत्म कर दिया गया। और कुछ जगह पे क्या था कि जो पुराने जो नवाब थे या पेशवा थे या पेशवा के जो वंशज थे उनको पेंशन देना होता था, तो उस पेंशन को बंद कर दिया गया। तो नाना साहब जो हैं ऐसे ही थे, इनके पेंशन को बंद कर दिया गया था। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। और तीसरा एंग्लो मराठा वार जो होता है उसके बाद बाजीराव द्वितीय को निर्वासित कर दिया जाता है मराठा क्षेत्र से, और वो कानपुर के पास आ जाते हैं बिठूर में, और वहीं पे इनका दत्तक पुत्र जिन्हें की गोद लेते हैं नाना साहब को, तो नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ नीतियां। अब हड़प नीति का प्रभाव क्या पड़ता है? हड़प नीति का ये प्रभाव होता है कि ये जितने भी राजे राजवाड़े थे, पहले तो ये अधिकतर अंग्रेजों के पिछलग्गू बने हुए थे, उनके हाथों के कठपुतली थे, तो वो जो है सो अंग्रेजों का हमेशा साथ देते हैं। और आम आदमी जो है, जैसे किसान है, मजदूर है या दूसरे लोग हैं, उनका तो शोषण हो रहा था एज यूजुअल, और उसके एक माध्यम भी थे ये राजे राजवाड़े। लेकिन जब इनका अधिकार छीना जाने लगता है तो यही लोग फिर नेतृत्व करते हैं, और आगे जाकर 1857 की क्रांति होती है। उस क्रांति की लड़ाई, वो जो लड़ाई लड़ी जाती है जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है भारत का, उसका अधिकतर इन्हीं शासकों ने या इससे प्रभावित लोगों ने ही नेतृत्व प्रदान किया। तो दोस्तों ये थी कुछ नीतियाँ। आगे के वीडियो में हम अंग्रेजों के या ईस्ट इंडिया कंपनी के और कौन कौन सी नीतियाँ थी और यहाँ पे उनका प्रशासनिक तंत्र किस तरीके का स्थापित किया, उसको जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर पसंद आया हो आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।